मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स और सूबों का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। सियासी हलकों में बहस तेज तर हो गई है कि इंतजामिया के लिए ये सूबे ज्यादा बेहतर होंगे और इंतजामी कारकर्दगी के साथ साथ अवाम के मसाइल का हल भी निकलेगा। लेकिन वहीं पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कहते हैं कि सिंध में किसी सूरत नए सूबे नहीं बनाने देंगे। अगर जबरदस्ती नए सूबे बनेंगे तो खौफनाक नफरत पैदा होगी। तो यहां सवाल यह उठता है कि मुल्क को बहरानों से किस तरह से निकालना है, शहरियों के मसाइल किस तरह से हल करने हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने 27 सितंबर को फाइनल लॉन्ग मार्च की कॉल दे रखी है और इस हवाले से अब तैयारियां तेज हो गई हैं। मुल्की सियासी टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। तहरीक इंसाफ बानी की रिहाई की डिमांड से वापस हटती है। इमरान खान से रसाई और लीडरशिप की मुलाकात का मुतालबा हुकूमत तस्लीम करेगी। क्या हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बैकडोर राबते कामयाब होंगे? क्या हुकूमत मंगल को इमरान खान से फैमिली की मुलाकात कराएगी? सवालात बहुत से हैं। इनके जवाबात के लिए अपने मुअज़्ज़ज़ पैनल की जानिब बढ़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नदीम कुरैशी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, सैयदा अकरबा फातिमा साहिबा, तर्जुमान सिंध हुकूमत, और बाबर नवाज खान साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। जी बाबर साहब, सर सवाल मेरा यही था कि जहां पर हमें इंतजामी यूनिट्स के हवाले से बहुत सी तौजीहात दी जा रही हैं कि मामलात बेहतर होंगे, लोगों के मसाइल हल होंगे, तो वहीं पर हमें पीपल्स पार्टी का एक बड़ा मखसूस सा स्टांस नजर आता है। वो कहते हैं कि हम इसको सपोर्ट नहीं करते क्योंकि ये एक बड़ी ज्यादती के मुतरादिफ होगा। तो सर ऐसे में नून लीग का क्या स्टांस है? आप किस तरह से देखते हैं मजीद सूबों की इस गुफ्तगू को? मेरे भाई, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि मैं चूंकि सुबह हज़ारा को भी उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कौमी असम्बली में भी उस पर इंशाल्लाह बात होनी है अगले 1-2 दिन में। और अगर जो ये बात की जा रही है, जैसे हमारे वजीर दाखिला ने ये बात की थी और उसके बाद एक बहस छिड़ गई और फिर जब उनको सेकंड किया गया DGISPR की तरफ से, तो उसके बाद एक उम्मीद जागी है। स्पेशली मैं अगर तहरीक सूबा हज़ारा की बात करूँ, इस वक्त वाहिद तहरीक सूबा हज़ारा है पूरे पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा एक्टिव आपको नजर आ रही होगी। और हम लोगों का एक यही स्टांस है कि जिस वक्त पहले ये 4 इकाइयां बनाई गई थी, उस वक्त पूरे मुल्क की आबादी टोटल 7 करोड़ के करीब, 6 करोड़ 7 करोड़ थी। आज आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि आप वहाँ के मसाइल को हल करना आपके लिए मुमकिन नहीं है। मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात करूं, हम हज़ारा डिवीजन के लोग अगर सूबा मांग रहे हैं, हम कोई लसानी बुनियाद पे नहीं मांग रहे। हम ये नहीं कह रहे कि हम पश्तो स्पीकर नहीं है तो हमें हिंदको वाले हैं तो हमें दे दे। हम ये कह रहे हैं कि हमारी रॉयल्टी 1200 अरब रुपया हर साल जो है वो केपी गवर्नमेंट के पास चला जाता है, जो हमारी तरफ नहीं आता, हम लोगों की फलाह बहबूद पे नहीं लगता। हमारे मादनियात का इस्तेमाल होता है, लोग हेलीकॉप्टर और जहाजों में घूम रहे हैं वहां के जो लीज होल्डर है, लेकिन हमारा नौजवान आज भी डिग्री हाथ में लिए फिर रहा है। इसी तरीके से अगर इंतजामी बात की जाए तो ये बड़ा मुश्किल है एक आईजी के लिए इतने पूरे एरिया को संभालना। इवन के वहां के सीएम के लिए ये मुश्किल है कि हर चीज पे नजर रखना। अगर छोटे यूनिट बनते हैं, इसमें कोई कबात नहीं है। ये आपके 73 के आइन में भी है कि आप ग्रास रूट लेवल लेकिन पे अपने सर मैं कुछ नून लीगी लेके रहनुमाओं जाएं। को सुन रहा था, तो सर उनकी जानिब से तो कहा गया कि अगर इस किस्म के मामलात शुरू होते हैं तो उसका आगाज पंजाब से नहीं होगा। देखें, मैं तो ये कहूंगा कि इसकी इब्तदा रोल मॉडल के तौर पे सूबा हज़ारा को बनना चाहिए, जिसके ऊपर चाहे वो मेरी क़यादत है, चाहे वो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, चाहे और पीटीआई के लोग हैं, JUI के लोग हैं, जितनी भी जमातें हैं, तमाम जमातें जो इस वक्त पार्लियामान में मौजूद हैं, वो मुतफिक हैं उसको बनाने के लिए। एक रोल मॉडल के तौर पे हज़ारा डिवीजन बने तो मैं समझता हूँ कोई कबात नहीं है कि वो चीजें आगे बढ़ेंगी। और जहां तक आप राना सनाउल्लाह साहब की उस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो राना साहब ने जो बात की, मैं PM हाउस में था 3-4 दिन पहले, वहां पे भी जब ये बात हुई तो एज सच अभी इस पे बात कोई भी नहीं हुई फिलहाल। ठीक। वो एक तकरीर हुई, उसके बाद एक अदारे के स्पोक्स पर्सन ने उसके सेकंड किया जो हालात और उन चीजों को देख के। उसके बाद एक गर्मा गर्म बहस शुरू हो चुकी है पूरे मीडिया में। लेकिन चूंकि मैं तहरीक सूबा हज़ारा को रिप्रेजेंट करता हूं, तो जी। मैं उसकी बेस पे ये कहने के लिए इस पे हक बजाना मैं खुद को समझता हूं ठीक। कि छोटे यूनिट बनने चाहिए। ये जो ताकत का तवाजन है, इसको बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि छोटे छोटे सूबे बने। और इन फ्यूचर अगर कराची भी ठीक। बनता है तो आपके सामने 3-4 दूर के बाद ये कई यूरोपीय मुल्कों से बड़ा शहर है, इनको भी बनना चाहिए।
चले, ठीक हो गया। नदीम कुरैशी साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नदीम कुरैशी साहब, क्या आप भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इससे पहले हमारे साथ अहमद अवैस साहब आए थे, वो कहते हैं कि ये गलत वक्त चुना गया है इस सारे मामले के लिए। तो सर इस तमाम सूरत हाल के हवाले से पीटीआई का क्या स्टांस है? यकीनी तौर पर आप जिस जगह पर मौजूद हैं, आप तो सपोर्ट ही करेंगे। अब बिस्मिल्लाह मान रही। देखिए, सबसे पहले मैं गुजारिश कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में ये शामिल है कि हमें छोटे सूबों की तरफ जाना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा दौर में जो मुल्की चैलेंजेस हैं, मुआशी चैलेंजेस हों, वो सियासी चैलेंजेस हों, वो हमें बतौर तहरीक इंसाफ जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इमरान खान साहब की नाजायज कैद, उनकी सेहत के इशूज, आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में अडियाला जेल के सुप्रीम ने अपनी रिपोर्ट जमा करवाई, तो हमारी बात का मौक़िफ़ सही साबित हो गया कि ये जो वक्त है, ये अब इन चीज़ों से लगता है तवज्जो हटाने के लिए ये सारी डिस्कशन शुरू करवाई गई है। अगर इंसानी बुनियादों पर छोटे यूनिट्स बन जाएं और अवामी ख्वाहिशात हों, जैसे हज़ारा को जो रिप्रेजेंट दोस्त कर रहे हैं, उन्होंने फरमाया, मैं चूंकि साउथ पंजाब से हूँ, यहाँ जनूबी पंजाब में भी लोगों में इस बात की बहुत ज्यादा ख्वाहिश और चाह है अरसे दराज से। ये पंजाब चूंकि 12 साढ़े 12 करोड़ की आबादी का सूबा है और जनूबी पंजाब के वो 3 डिवीजन और कुछ और मुल्क का इलाके, वो बहुत बड़ी आबादी, 4.5 करोड़ से ज्यादा आबादी रखने के बावजूद उनके वसाइल की मुनसिफाना तकसीम माजी में कभी नहीं हुई। पहली बार तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में, जो 18 से 23 तक का दौर था, उसमें एक साउथ पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट की सूरत में जनूबी पंजाब को एक अलग इंतजामी यूनिट करार देने की का एक पहला स्टेप लिया था, जिसको असेंबली से भी पास करवाया गया, जिसको कैबिनेट से भी पास करवाया गया और लीगल कवर किया गया, बजट में भी उसकी रिफेंसिंग की गई। लेकिन बाद में हमने देखा कि जैसे ही मौजूदा हुकूमत, जिसको हम क्या, आप तो ये खुद एक दूसरे को फॉर्म 47 की गवर्नमेंट कहते हैं, ये लोग आए तो इनको हर उस मंसूबे से जो पब्लिक वेलफेयर का था और वो तहरीक इंसाफ के दौर में शुरू किया गया, वो एहसास प्रोग्राम हो, वो पनाहगाहें हो, वो लंगर खाने हो, वो ये जनूबी पंजाब के लोगों का एक बहुत बड़ा, चूंकि तहरीक इंसाफ के बाद 2018 से और जब तक उनकी हमारी हुकूमत रही, हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी, वरना शायद हम सूबा भी बना देते। लेकिन अब चूंकि एक डिबेट शुरू की है, मैं समझता हूँ अगर ये सिर्फ मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए डिबेट है तो ये बहुत अफसोसनाक होगा। और अगर इसमें हकीकी मानों में कहीं ये सोच पाई जाती है कि इंतजामी तौर पर अब मुल्क को छोटे यूनिट्स की जरूरत है, तो ये एक मस्बत सोच है और इस सोच को आगे बढ़ना चाहिए। इस इशू को, इस मामले को सिर्फ डिबेट की हद तक, सिर्फ चीजों से तवज्जो हटाने की हद तक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा मरहला आया तो जाहिर है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप तो ये बार बार इसरार कर रही है, हमारा मुतालबा है कि हमारी क़यादत को, खान साहब की फैमिली को, खान साहब के वकला को उन तक रसाई दी जाए ताकि ये सारा मामला उन तक रखा जाए। पहली बात है उनकी फिलफौर रिहाई होनी चाहिए, उनको फिलफौर हॉस्पिटल मुंतकिल होना चाहिए ताकि उनका इलाज हो सके। ये जो एक इस रिपोर्ट के बाद एक पूरे मुल्क में इमरान खान साहब के हवाले से लोगों में बेचैनी पाई जाती है। और तो सर इसी तमाम सूरत हाल को सामने रखते हुए सर लॉन्ग मार्च के हवाले से आपका क्या प्लान? देखिए, लॉन्ग मार्च की डेट डिसाइड है और हमने तो पहले भी कहा कि हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को जो बतौर एक पाकिस्तानी कानून और आइन उनको हक देता है कि उनका चेकअप करवाया जाए, उनके जाती कॉलेज चेक करवाया जाए, उनकी फैमिली की जाती तशल्ली और तशफ़ी के मुताबिक करवाया जाए। मुझे नहीं मालूम हुक्मरानों को क्या खौफ है, या ये हुक्मरान सिर्फ पपेट्स हैं, इनके इख्तियार में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान के वसाइल को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करके उस पर बेज़ाब्तियाँ कर सकते हैं। IMF की रिपोर्ट ये कहती है, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट ये कहती है, लातादाद अब तो इसके सबूत हैं। वफाकी वज़रा ये कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, वफाकी वज़रा ये कहते हैं कि जी ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में जरादे बना रही है, वफाकी वज़रा ये कहते हैं कि जी हमको अपना एक ट्रांसफार्मर भी हम बगैर पैसों के नहीं लगवा सकते, वफाकी वज़रा ये कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर गया। तो ये तो बड़ी क्लियर बात है कि लॉन्ग मार्च अब सिर्फ तहरीक इंसाफ का नहीं, पूरे पाकिस्तान का बनता है कि वो इन हुक्मरानों के खिलाफ बाहर निकले, पुरअमन अंदाज में, कॉन्स्टिट्यूशन अंदाज में अपने मौक़िफ़ को पेश करे ताकि ये जितनी जल्द इस हुकूमत से लोगों की चलें, ठीक हो गया। बाबर साहब से पूछ लेते हैं, सर हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर साहब, उन्होंने तो पूरी तैयारियां कर रखी हैं, आप भी अब मुलाकात करवाने वाले हैं कि आप 27 सितंबर का चैलेंज सामने देखते हुए तैयारी कर रहे हैं?
देखें, वो तलाल भाई ने कहा कि जिस दिन ये 2 लाख बंदा ले आए तो उस दिन मैं इस्तीफा दे दूंगा। हम्म। जाहिर बात है कि ये चीजें पहले भी माजी में होती रही हैं। और जाहिर बात है, जब उसको इस मुलाकात को ये खुद सियासी मकासद के लिए और मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए जब इस्तेमाल करेंगे, तो कोई भी गवर्नमेंट उस जगह पे होगी वो कभी भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी। इस पे आके अक्सर लोग ये सवाल कर देते हैं कि जब इनकी गवर्नमेंट थी उस वक़्त जो है तो मियाँ नवाज शरीफ साहब से उस वक़्त लोग मिलते थे, तो बिल्कुल मिलते थे, इसमें कोई शक व शुबा वाली दूसरी बात नहीं है। लेकिन अगर आज की डेट में आप खुदा न ख़ास्ता आप खुदकुशी की कोशिश करते हैं और मुझे लगता है कि आपने ये काम गलत किया है, तो क्या हम्म। कल को मुझे उस काम को दोहराना चाहिए? एक काम ठीक है। उन्होंने अगर गलत किया तो ये उनका सोच लेकिन थी, सर अब उसके तो वो मुताबिक खुद वो चल रहे गारंटियों थे। पर आ गए हैं, वो लेकिन गारंटी देते हैं कि हम कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, तो सर बेहतर नहीं आप भी बात लास्ट मान मुलाकात लें। जी। याद हो तो लास्ट मुलाकात जब हुई थी तो उसके हम्म। ऊपर भी इसी तरीके से गारंटी दी गई थी हम्म। और बाहर निकल के फिर एकदम से कह दिया गया था कि भाई सारे इस्तीफे दे दो, मुल्क बंद कर दो, खैबर पख्तूनख्वा को बंद कर दो। यार, आप अगर इक़्तिदार में आना चाहते हैं उसका एक ही तरीका है, आप अदालतों से जब आपको रिलीफ मिलेगा, हम्म। आपको वो लोग वहां से जमानतें देंगे, आपको बरी करेंगे, आप इलेक्शन लड़ेंगे, आप असेंबलियों में आएंगे। जो चीज ये चाह रहे हैं कि इनको हम्म। क्लीन चिट मिल जाए और अंपायर की उंगली उस तरीके से खड़ी हो जाए जिस तरीके से 17 में पाकिस्तान के निज़ाम को तबाह करके 2018 में इनको ला के बैठाया गया। और अगर ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस में है तो सब लेकिन अच्छा सर है, फिर मुलाकात तो पाकिस्तान उनका भी अच्छा राइट है है, ना सर, फिर आईनी आर्मी भी अच्छी कानूनी है, राइट है उनका, फिर मुलाकात से कैसे आर्मी रोका जा आर्मी सकता है भी सर? अच्छी है, फिर आर्मी चीफ बाप भी बन जाता है। लेकिन अगर ये असेंबलियों में ना हो तो ये पाकिस्तान के खिलाफ भी बात करते हैं, इनके एमएनएस खड़े होके फिर अल्लामा इकबाल की भी तौहीन करते हैं, इनके लोग फिर पाकिस्तान को तोड़ने हम्म। की बात भी करते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर इन्होंने दोबारा इन ईवानों में, इक़्तिदार के ईवानों में आना है तो उसका एक ही हल है, असेंबलियों में आने के लिए इनको अदालतों का सामना करके वहां से हम्म। जब ये बाइज्जत बरी होके इलेक्शन हम्म। लड़के लोगों के वोट से जीत के आएंगे तो ये तब असेंबली में बैठेंगे। ठीक अदरवाइज हो गया कोई नदीम कुरैशी शॉर्टकट रास्ता साहब नहीं है जी, अगर ये बिल्कुल। रुकना चाहें। नदीम कुरैशी साहब, अदालतों के थ्रू ही आपको आना पड़ेगा, और गारंटी सर आप क्या देंगे कि आप कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे? क्योंकि वो कहते हैं कि आपकी जो सियासी गुफ्तगू है वही तमाम सूरत हाल और इस मामले को पेचीदा बनाती है। कौन सी अदालतों की बात कर रहे हैं मेरे भाई? वो अदालतें जो जनरल मुशर्रफ साहब को वफात के बाद सजा देती हैं, और हम्म। वो अदालतें जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को 40 साल के बाद नैरोनाइट करार देती है, वो अदालतें जिनकी मौजूदगी में एक भी इंतखाबी हल्के का फैसला नहीं हो सका। इलेक्शन कमीशन ने एक जमात से इंतखाबी निशान छीना, उस जमात के इंतखाबात को मानने से इनकार कर दिया। वही अदालतें जहाँ अपनी मर्जी के पिक एंड चूज केसेस पर तो फौरी तौर पे अमल दरामद हो जाता है, और जो हुकूमत के मफाद में ना हो वो केसेस का ना ट्रायल होता ना उनकी पेशियां पड़ती। वही अदालतें जहाँ 7-8 माह से हम लोग सर आपको खान भी साहब तो से सर फिर मुलाकात गुड के लिए टू सी इंतजार यू कर रहे वाले हैं। भाई, शायद जजेस इनको चाहिए इनको सर। वो अदालतें चाहिए, इनको सुन वो लेना। अदालतें चाहिए जिसके चीफ जस्टिस के जेब में 6 एमपीएस पड़े हों। इनको वो हम्म। अदालतें चाहिए जो पनामा से बात शुरू करें और अकामा पे आके इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दें। हम्म। इनको वो अदालतें चाहिए जो जिनको ये कहें कि सुबह बाबर उठो साहब तो आपकी तरफ आते हमारे हैं हुक्म सर, को बिल्कुल फॉलो सर, आप करो। अपनी अपनी इनको टर्न पे वैसी सर जरा अपना अदालतें चाहिए। पॉइंट ऑफ व्यू ये दीजिएगा अदालतों का सर। ये अगर अदालतों का इतना एहतराम करते होते मेरे भाई, तो आज मुराद सईद जैसे, आज उमर अयूब जैसे अदालती मफरूरों को लेके इनका सीएम ना फिर रहा होता, वहां चले का चीफ सेक्रेटरी, वहां के ठीक, आईजी, वहां के डीपीओ उनको सलूट ना कर रहे होते। चले ये ठीक कौन हो सी गया सर। कानून की एक और ब्रेक अदालतों का की कहा बातें जा कर रहे रहा हैं? है, और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को एक दफ़ा फिर से आगे बढ़ाएंगे। नदीम कुरैशी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे। तो नदीम कुरैशी साहब, सर आप तो अब रिहाई से रसाई तक आ गए हैं, तो लेकिन हुकूमत यूं लगता है कि आपको जिस लेवल पे सीरियस लेना चाहिए वो लेती नहीं। तो आपको नहीं लगता कि सर आपने कुछ अपना इमेज जो है वो डाउन कर दिया है बार बार की कॉल्स देकर, लेकिन जब कॉल्स का टाइम आता था तो फिर आप आवाम को साथ लेकर निकलते नहीं थे? देखिए, मैं गुजारिश कर दूं, हुकूमत ने तो हमें क्या सीरियस लेना। इस हुकूमत को ना पाकिस्तान की अवाम ना कोई और सीरियस लेने पे तैयार ही नहीं है। ये हुकूमत खला में मोहल्लिक है। पाकिस्तान की अवाम तो आगे इनकी तरफ उम्मीद की निगाह से भी नहीं देखती। ये वो लोग हैं जो कागज की पर्ची पर, वो पर्ची नहीं जो वोट वाली होती है,
पर्ची वो जिसमें नताइज मुरतब किए जाते हैं। वो आपने गिलगित बल्तिस्तान में भी सुना, इन्होंने एक दूसरे के बारे में जो फरमाया, कश्मीर के इलेक्शन में भी आपने सुना, वही सारा ट्रेलर है। जहां तक बात है तहरीक इंसाफ की, रसाई और रिहाई से बात सिर्फ इतनी सी है कि आपने अपनी इस हुकूमत को, मैं आपसे मुराद हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ, आपने 2.5 साल गुजार लिए एक शख्स को कैद में डाल के, उसकी जमात को दीवार से लगाकर, सारी सरकारी रियासती मशीनरी इस्तेमाल करके आप अभी तक वो अवामी पजीराई हासिल नहीं कर सके कि आप इमरान खान का एक कदम जेल से बाहर बर्दाश्त कर सके। मतलब ये वो हुक्मरान है, ये तारीख गवाह है इस चीज की। जितनी सपोर्ट, अनफेयर सपोर्ट, जितनी सरकारी रियासती सपोर्ट इस हुकूमत उन हुक्मरानों की मिली है, मतलब ये वो गुब्बारे हैं जो फूंक से फूलने की बजाय पट गए हैं। अब इनमें इतनी जरूरत भी नहीं है कि ये इस बात का इकरार करें। मैं जब इनके तर्जुमानों को देखता हूँ, वो हुकूमत को सपोर्ट कर रहे होते हैं, मुझे बड़ी हैरानी होती है। अभी आपके टीवी प्रोग्राम के दौरान मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, हर 5 मिनट के लाइट जा रही है। आप ये लेस्को, मैपको, इनके इदारों में जाए, वहां जगह जगह बोर्ड्स लगे हुए हैं इलेक्शन हुक्मरानों की तस्वीर के साथ। जी वहाँ हमने हमने बहुत जबरदस्त प्रॉफिटेबल बना दिया है इस इन इदारों को जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा मसनूई सिस्टम है। तहरीक इंसाफ ने जितनी स्ट्रगल की है पिछले 4 साल में, जितनी तकलीफ बर्दाश्त की है, सैकड़ों की तादाद में लोग शहीद हुए हैं। 40 से 42 हजार FIR सिर्फ पंजाब में, लीडरशिप से लेके आम वर्कर तक। तो आप कैसे कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने अवामी पजीराई खो दी है? तो आज भी तहरीक इंसाफ के साथ है। ये आज हुक्मरान अपने ये जो हुकूमती इक़्तिदार के बंकर्स हैं, इनसे बाहर हैं, इनको फौरन पता चल जाएगा और इनको मालूम है इस बात का, इनको अब इस बात का पता है आज के हुक्मरानों को कि हम किसी सूरत अब बैलेट के जरिए तो इक़्तिदार में नहीं आ सकते। इनका इक़्तिदार अब इसी तरह से रह सकता है कि ये मसनूई किस्म की एक दूसरे से लड़ाई करें, ये जितने भी इत्तेहादी बैठे हुए हैं, और ये इक़्तिदार से चिमटे रहे। ये कोई पता नहीं आने वाले दिनों में इन्हीं असेंबलीज को, इनकी ड्यूरेशन को बढ़ा दें, कोई आईनी तरमीम करके ये 5 साल से को 7 साल की मुदत कर लें। चूंकि अदालतें तो मौजूद है, लेकिन ये वो अदालतें हैं जो ये पूछने में तैयार ही नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि सर आप तो अपनी मुद्दत मुलाजमत को पूरे हुए किए हुए, आपका अरसा दराज हो गया, आप किस कैफियत में बैठे हुए? ये पूछ सके चेयरमैन नैब साहब से कि हुजूर आपकी 3 साल की मुद्दत पूरी हो गई थी, बजाय इस मुल्क के मसाइल को हल किया जाता आपको एक्सटेंशन दे दी गई है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। में आप बैठा है उसको एक्सटेंशन चाहिए। ठीक हो गया, पूछ लेते हैं सर, बाकी 25 बाबर साहब से पूछ लेते हैं। बाबर साहब, फिर उन्होंने क्लियरली कह दिया कि आप इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो सर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मामला तो जूं के तू रहेंगे, कैसे मफाहमत होगी, कैसे हालात की बेहतरी होगी? तो फिर तो यूं ही छीना झपटी लगी रहेगी सर, लड़ाइयां ही लगी रहेंगी। भाईजान मुफाहमत वो हमसे करे भी तो जाना उन्होंने अदालत में है, अदालत से उनको रिलीफ अगर मिलेगा तो उन्होंने वो ही एक रास्ता है दोबारा से ऐवानों में आने का। अगर वो कोई शॉर्टकट रास्ता देखना चाहते हैं, वो आके तोड़ फोड़ की तरफ जाना चाहेंगे, अगर वो रियासत के खिलाफ कोई कदम उठाएंगे तो कानून अपना रास्ता खुद देखेगा। फिर जैसे पहले भी हुआ है, और जो ये शहादतों की बातें हो रही हैं भाईजान, मैं 10 प्रोग्रामों में इनको चैलेंज कर चुका हूँ। मैं पूरे पाकिस्तान का मुझे नहीं पता, क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं तो एक जो इन्होंने मेरे जिले में से बंदा जिसको इन्होंने अपना सियासी शहीद डिक्लेयर किया है, इमरान खान के अपने फेसबुक और ट्विटर से उसके फोटो लगा के कहा गया कि 26 तारीख की रात को उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको गोली मार दी। मैं उसके पूरे कागज अटेस्टेड कॉपियां लेके आ गया, सब कुछ साबित, उसके सगे भाई का बयान लेके आ गया, साबित कर दिया कि ये लोग पीटीआई वाले झूठ बोल रहे हैं, ये एक बयानिया बना रहे हैं, जैसे 35 पंक्चर का बयानिया था उस तरह के इनके बयानिए हैं, सियासी फायदे लेने के लिए, लोगों की औलादों को जो है तो इस्तेमाल करने के लिए। अपनी औलादें इनकी यूरोपों में फिर रही हैं और यहाँ नदीम कुरैशी साहब सर बड़ा इल्जाम लगा दिए, वो तो पूरे के पूरे सबूत लेकर आ गए हैं सर आपके खिलाफ। सिक्योरिटी वालों को मिन्नतें करते हैं कि हमें मानसेरा स्पीकर हाउस तक छोड़ाओ, उनकी मिन्नतें करते हैं कि हमें किसी तरीके से हरीपुर की हदूद में दाखिल कर लो ताकि हम 13-14 जिले फलांग के पेशावर चले जाएं, और गरीब का बच्चा रोडों पे रुल रहा होता है। ठीक हो गया जी नदीम कुरैशी साहब। आखिरी बात जी जी जी,
और वो जो गरीब का बच्चा रोड रहा होता है उसके लिए ओवरसीज पाकिस्तानी जो इनकी पार्टी के वर्कर हैं 50 करोड़ रुपया भेजते हैं, 40 करोड़ रुपया वज़ीर आला देता है, 90 करोड़ रुपया इनके वकील खा जाते हैं और वो बेचारे साल साल 2-2 साल तक जेलों में तड़पते हैं। उनकी माएं, उनकी बहनें अपना जेवर बेच के, अपनी बालियां बेच के अपने बच्चों को छुड़ाती हैं। इनको उनका एहसास नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया जी नदीम कुरैशी साहब। सर वो 90 करोड़ किधर चला गया जिसका इल्जाम लगा रहे हैं हमारे साथ बाबर साहब। तो सर दूसरा ये है कि जो लोग जिंदा हैं, जी जी बिल्कुल सर उन्हीं की, लेकिन आपकी जबानी अब ये मौकफ पहुंचा ना, उन तक भी जरा उनसे इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। शानदाना गुलजार साहिबा का ही यकीनी तौर पर ये एक इंकशाफ था। तो जी नदीम कुरैशी साहब। देखिए मैं आपसे पहले तो अपने मोहतरम भाई से गुजारिश करूंगा, आप हुकूमत में हैं, आप हुक्मरान हैं, आप अपने सवालों के जवाब दिया करें जो कौम आपसे पूछ रही है। जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान हर साल ये बताता है कि पाकिस्तान के विफाकी और सूबाई बजट में कितने 100 अरब की, कितने खरब की बेज़ाब्तियां हो रही हैं। आप उन 8-10-15 पेजेस का जवाब दें जो IMF ने लिखी है आपके हवाले से। आप कौम आपसे पूछती है, आप तहरीक इंसाफ पर आ जाते हैं। आपको इतनी हमारी हमदर्दी है तो अपनी जमात छोड़ दे, हमारी जमात ज्वाइन कर ले, आज आप भी हमारी तरह स्ट्रगल कर ले। भाई आप हुक्मरान हैं, आपसे कौम पूछ रही है। आपके विफाकी वजीर दिफा ये ट्वीट करते हैं कि मुझे अपने इलाके का, अपने घर का ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए 80,000 रुपए देने पड़े। आप इसका जवाब दें। आपके वजीर दिफा फरमाते हैं कि जी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टीज बना रही है। आप इसका जवाब दें। आपके वजीर दाखिला कराची जाते हैं, कहते हैं मुल्क से एक साल में 300 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या 3,000 अरब की हुई है, मुझे सही फिगर याद नहीं है। आप इसका जवाब दें। आप इस बात का जवाब दें। आपकी इत्तेहादी हुकूमत कहती है कि सारी हुकूमत फ्रॉड पर मबनी है, धोखे पे मबनी है, अवाम ने इनको वोट नहीं किया, ये झूठे हैं, दगाबाज हैं। आप इस बात का जवाब दें। आप इस बात का जवाब दें कि जब 2022 में एक चलती हुकूमत को घर भेजकर आपको जबरदस्ती इख्तिदार दिया गया और आप उस वक्त पाकिस्तान का एक आम आदमी 150 रुपए का पेट्रोल लेता था, बिल्कुल ठीक बाबर साहब। सर जवाब देना, नदीम कुरैशी साहब पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं, पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बैठे हैं, तो सर इनका जवाब दें। आप उनके 90 करोड़ के पीछे, उन्होंने तो अरबों रुपए की आपकी तरफ निकाल दिए। के साथ जवाब देता हूं। 2017 में नवाज शरीफ ने तोड़ दिया था। आप पहले 2017 में नवाज शरीफ ने स्कोर तोड़ दिया था। ट्वीट का जवाब दें बाबर साहब, जो ट्वीट पे उन्होंने कहा कि मैंने 80,000 रुपए का ट्रांसफार्मर लगवाया पैसे देकर। आप इसका बात का जवाब दें। आप मनी लॉन्ड्रिंग की बात का जवाब दें। आप बातों को चेंज ना करें। जो मैंने 4 सवाल किए, मेरे 4 सवालों के जवाब दें। सर वो जरा उनके सवालों का जवाब तो दे दें बाबर साहब। रात को मेरे 4 सवालों के जवाब दें। कराची में काम मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। सर ये तो मामला चले सर, रोज डिस्कस होते हैं सर। ये जो चार्जशीट उनकी जानिब से है सर, उसका तो जवाब दे दें। जिस वक्त आपको 3 दफा वजीर खजाना चेंज करना पड़ा, ये उस वक्त हो गया था। बाबर साहब सर बात हो रही है वो 80,000 रुपए की रिश्वत की, आपके अपने वजीर दिफा का बयान सर। जी जी सर, जिस वक्त ये 42 अरब रुपया को ये उस वक्त होता था। आज इसका जुनैद अख्तर रोड पे खड़े होके लोगों के मजमे में खड़े होके कह रहा है एक एक वजीर अरबों रुपए कमा रहा है। मेरी 4 चीज सही साबित हो गई। अगर मेरे सवाल का जवाब देने की पोजीशन में नहीं है, आपके पास मेरी बात का जवाब दें, इसका मतलब है आपने मेरी जायदाद का मालिक बन गया, मेरी चार्ज को मान लिया। आपने ये बात वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के मोटरवे बेच दिए, जिन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। सर वन बाय वन नदीम साहब आ रहा हूं सर आपकी तरफ। नदीम कुरैशी साहब जरा एक दफा जवाब ले लें हम, तो उसके बाद फिर मैं आपकी तरफ वो नशे हैं जिन्होंने हमारी अमलात को नुकसान पहुंचाया। ये वो नशे हैं जिन्होंने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। नहीं सर ये नहीं सर, ये नहीं सर, ये ठीक बात नहीं है सर। ये वो लोग हैं जिनका डॉक्टर साहब ने। बाबर साहब जरा उनकी चार्जशीट का तो जवाब दे दें सर, जो उन्होंने आप पे इल्जामात लगा दिए करप्शन के सर, उनका तो बता दें। जब तक ये आर्मी इनके साथ थी, जब तक एजेंसियां इनके साथ थी, उनको ये अपना बाप कहते थे। अब आप हमारे के जवानों को रोड पे खड़ा करके पिंडी के चौराहे में अपने वर्कर से शहीद करवा रहे हैं। आज ये वो लोग हैं, ये वो गद्दार है, वतन है जो इस वतन को खोखला करने के लिए जगह जगह पे अपनी फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल करवा रहे हैं। ये वो गद्दार है
जो जीवन अलामा फील्ड इकबाल वाले, जैसी सरे अजीम मैप हस्ती वाले, की मकसूद रूह को चपरासी वाले, तड़पा मनी रहे हैं, लॉन्ड्रिंग ये वाले, वो गद्दार चले है पाकिस्तान ठीक का हो गया, गुजरात ठीक को हो गया। पंजाब एक को अपनी आप आगे मुझे लेके बताएं, जा रहे हैं। आप ये ब्रेक का कहते कहा हैं जा रहा है, पाकिस्तान इसी तौर पर गुफ्तगू तभी का है सिलसिला जब इन्हें जो किया करना करो था। जब साहब आगे बढ़ाएंगे, लेकिन नाज़रीन एक मुख्तसर सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं बाबर नवाज खान साहब। सर, एक बड़ी चार्जशीट लगा दी है सर, आपके अपने वजीर दिफा इकरार करते हैं कि पैसे देकर ट्रांसफार्मर लगवाते हैं, फिर वजीर दाखिला कहते हैं सिस्टम कोलैप्स कर गया है। तो सर, आपके अपने लोग ही अपने नशेमन पे बिजलियां गिरा रहे हैं सर। देखें भाईजान, जब ट्रांसफार्मर खराब होता है, मैं भी एक इलाके का एमएनए हूँ, मैं भी उन चीज़ों पे नज़र रखता हूँ। बाज़ औक़ात लोग खुद उतार के लेके जाते हैं, अपनी मदद आपके तहत अगर उसको ठीक करवाते हैं, खुद से पैसे दे के करवाते हैं कुछ जल्दी की वजह से, तो उस वजह से अगर ऐसा कुछ होता है तो वो और बात है। अदरवाइज गवर्नमेंट ऑफ तो सर, पाकिस्तान फिर की ये एक तरफ बड़ी से स्पेशल नाकामी है सर, हदायत जिसका हैं। आप एतराफ़ कर रहे हैं और सर। और अगर उसके बाद उनके ट्वीट के बाद जो उसकी वज़ाहत आई थी और कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया गया था उस बेस के ऊपर, तो वो चीज़ें क्लियर हो गई थी। एक चीज़ तो हो सर, गई। फिर आप ही पैसे देके दूसरी करवाते हैं सर। ठीक। दूसरी चीज जो लोग अपनी मदद आपके तहत बगैर महकमे को ऑन बोर्ड लिए, बगैर उनको बताए, अगर किसी जगह पे खराब होता है, सारी बात है। तो अभी सर, मेरे वो पास हल्के ट्रांसफार्मर ही में बाज़-औक़ात उतार के ले जा एक एक सकते हैं दिन में उनके पास। एक जी एक दिन जी। में 70-70 80-80 ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं। 80 ट्रांसफार्मर खराब होने का मतलब है कि आपका ट्रांसफार्मर अगर अभी खराब हुए तो आपसे पहले जो 70 ठीक होंगे तो 71वां नंबर आपका है। तो कई लोगों को बहुत जल्दी होती है, वो अपने तौर पे अगर प्राइवेट ठीक करवाना चाहें, प्राइवेट वर्कशॉप से पैसे देके, तो तो उसमें सर, फिर कोई मोहसिन कसर नहीं नकवी है, साहब वो की कर बात तो सकते हैं। ठीक हो गई सर, सिस्टम और कोलैप्स मोहसिन तो फिर नकवी यही साहब की होता है ना बात की सर। तरफ मैं आता हूँ। तो सर, फिर यही मोहसिन हुआ ना नकवी जिसका साहब इकरार ने आप कर रहे हैं सर। मोहसिन नकवी साहब ने अपने बयान की वजाहत दे दी। उन्होंने जिस गवर्नमेंट में बैठे उन्होंने इसकी बात नहीं की। उन्होंने ओवरऑल आपका जो सिस्टम पिछले 70 सालों से चल रहा है, उन्होंने उसके बारे में बात की। 70 सालों से हम देख रहे हैं कि ठीक। मखसूस लोग जो है, इधर ऐसे एमएनएज भी हैं जिनके वालिद और दादा ने एमएनए हॉस्टल में कब्जा लिया था। उनका शाही निजाम अभी तक चल रहा है। अभी बेटे और पोते और आगे दोते भी जो हैं, तो वो सेम उन्हीं कमरों में रह रहे हैं। उन्होंने उन चीजों की तरफ जिक्र किया था। और ये जो आपका सूबा हजारा से जो एक आप इंशाल्लाह आगाज होगा अनकरीब, मुझे यकीन है अपने रब पे, इंशाल्लाह सूबा हजारा बनेगा। ये असल चीज है ये कि आपकी ठीक। 7 करोड़ की आबादी के लिए 4 यूनिट थे। अब जब छोटे यूनिट बढ़ेंगे, आपकी जो ताकत है वो निचले लेवल तक आएगी। ठीक। क्योंकि बल्दियात के निजाम में आपने देख लिया कि बल्दियात, चाहे वो कराची रहा हो, चाहे वो केपी हो, चाहे पंजाब हो, चाहे बलूचिस्तान हो, जहां पे भी रहा है वो हमेशा से कोलैप्स किया है। वहां चलें, पे वो ठीक हो गया, बिल्कुल डेवलप पॉइंट नहीं आ हो गया, सका जो बिल्कुल होना ठीक। चाहिए था। नदीम कुरैशी साहब, सर देखिए, एक दिन में 70 खराब हो जाते हैं ये ट्रांसफार्मर्स। तो सर, अगर आपका 71वां नंबर है, आप पैसे देके जरा जल्दी करवा लेते हैं, तो इसमें सर आपको क्या प्रॉब्लम है? देखें, मैं तो इस पर अल्लाह से इनके लिए दुआ कर सकता हूँ हिदायत की। मेरा तो मौक़िफ़ बड़ा मुख्तसर है। मुझे तो ये हुक्मरान जितने बेबस लगे हैं अवामी वेलफेयर में, अवाम को रिलीफ देने में, अवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतरने के, हाँ, अपने ज़ाती प्रोजेक्ट्स इनके माशाल्लाह वो चल रहे हैं, इनके बिजनेसेस चल रहे हैं। अभी मैं वो लेस्को की फॉर्मेशन देख रहा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, माशाल्लाह स्पीकर साहब के बेटे को वहाँ उसका मेंबर बना दिया गया। तो मैं बड़ा हंसता हूँ कि ये कितनी बेरहमी से इस मुल्क के वसाइल पर ये कब्जा करके, और बाबर साहब शरीफ आदमी हुए हैं, अच्छे इंसान है, मुझे इनकी जाती तौर पर बड़ी इज्जत है। मैं इनकी बेबसी महसूस कर रहा हूँ। ये अपने लोगों को डिफेंड करने के लिए इनके पास कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर है, 25 करोड़ लोगों का हक कोई अगर चंद लोग खाएंगे, अल्लाह का फैसला भी जरूर आना है। पाकिस्तान की अवाम हर चीज से वाकिफ है, हर चीज देख रही है कि क्या पुतली तमाशा लगा हुआ है, क्या कुछ इस मुल्क के वसाइल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कोई नया प्रोजेक्ट नहीं, कोई इस मुल्क में नए वसाइल नहीं लोगों के लिए। 65% से ज्यादा नौजवानों की आबादी रखने वाला ये मुल्क, यहाँ का नौजवान आज पासपोर्ट ऑफिस के बाहर सिर्फ इसलिए खड़ा है कि उसको बैरून मुल्क जाने दे दिया जाए। कौन सी इस मुल्क में नई टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगी है, इस मुल्क में कौन से नए यूनिट्स लगे हैं, हर रोज एक नया टैक्स, सुबह उठते हैं पेट्रोल का नया रेट, दुनिया में कहीं है? ये आपने हरमज की बंदिश का सिर्फ पाकिस्तान पे इफेक्ट हुआ है? दुनिया के साथ शेष बर्रे-ए-आज़म में, किसी बर्रे-ए-आज़म में कोई मसला बन जाए, सबसे पहले पाकिस्तान के मामलात में, पाकिस्तान के आम आदमी की जिंदगी में जो तकलीफ आती है वो हुक्मरान ले आते हैं, और दुनिया की तमाम चीजों का इफेक्ट यहाँ होता है। बिल्कुल ठीक ना श्रीलंका में हुआ है, ना इंडिया में हुआ है,
सिर्फ हम लोग रह गए तख्ता मश्क बनने के लिए। बिल्कुल ठीक हो गया सर। इंडिया में लास्ट मई में बढ़ाई गई थी प्राइस, लेकिन यही आज का प्रोग्राम। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सिर्फ और सिर्फ यही दुआ है कि इस मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए ये हुक्मरान कोई कदम लें और इस अल्लाह ताला जो है इस कौम का भला करें और इसके लिए कुछ अच्छा नतीजा निकालें। नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम के साथ कल फिर हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।